फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एनटीपीसी के जो ग्रेजुएशन लेवल में जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे। आप आरबीई रिवॉल्यूशन की इस पीडीएफ से आप कर सकते हैं, ये उनके ग्रुप में पड़ी हुई है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का वह पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया था और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा? कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन संभलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? वीर सुरेंद्र साई। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देशी राजाओं को सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की? नाना साहब। Which of the following acts of the East India Company formally separated the legislative and executive function of Governor General's Council? Charter Act 1853. Separated legislative and executive function Governor General's Council? Charter Act 1853. काजी सिंह एंड भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? 1818। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अहिंसक प्रतिरोध के और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। रोलेट एक्ट, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? हेनरी डंडास। 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? हेनरी डंडास। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था? लंदन में प्रिवी काउंसिल। भारत में गवर्नर जनरल का पदनाम कब वायसराय या क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में पदोन्नत किया गया था? वर्ष 1858। रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए क्या शब्द था? गैर मुल्की। 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था? 20 वर्षों के लिए 1793 का चार्टर एक्ट नवीनीकृत किया गया था। 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी संसदों की संख्या कितनी थी? 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी? 1835। ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? 1687 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? 1687। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था? बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था? बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया। भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था? 1861। 1793 में शुरू की गई कार्नवालिस संहिता के नाम के लिए जानी जाती है। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए इंपीरियल सर्विस स्कीम का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था। किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जिससे इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता खारिज हो गई? लॉर्ड डफरिन। 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई? राजकुमारों का चैम्बर। 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो राजकुमारों का चैम्बर। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों
की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया था कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा? चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने को किसके लिए जाना जाता है? भारतीय दंड संहिता का मसौदा। भारतीय दंड संहिता के मसौदा के लिए किसको जाना जाता है? लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले। लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले को किसके लिए जाना जाता है? भारतीय दंड संहिता के मसौदे को तैयार करने के लिए और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियाँ अत्यधिक शोषणकारी थीं। किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? जमींदारी। औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्यिक फसलों की प्राथमिकता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्रचारित वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है? नील। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में औद्योगिक विकास की प्रकृति में सबसे सटीक वर्णन करता है? सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसी कुछ शहरों में केंद्रित है। अंग्रेजों ने किस शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया? अंग्रेजों ने किस शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया? औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। भारतीय कपड़ा उद्योग विविधात्मक व्यापार प्रथाओं के अधीन था। निम्नलिखित में से किस नीति को ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया? ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाना। भारत की यानम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा था? फ्रेंच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? A.O. ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया था? A.O. ह्यूम। 1930 के दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और 240 मील की दूरी तय करते हुए समाप्त हुई थी। दांडी यात्रा के कारण पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो दांडी यात्रा के कारण पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे, केवल ए, जिसमें 240 मील की यात्रा हुई थी और यह साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। 36 नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत वर्तमान शिवमोगा जिला में हुआ। महत्वपूर्ण किसान विद्रोह 1830 से 31 के बीच में हुआ था। नागर विद्रोह मैसूर राज्य के नागर प्रांत में 1830 से 31 में किसान विद्रोह हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पोटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? कोरोमंडल तट पर पोटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? डचों ने 1606 में। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य में बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तात्कालिक कारण माने जाने को संदर्भित करता है? हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर माने जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई? बॉम्बे अधिवेशन 1885। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? गवर्नर जनरल। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1600 में एक चार्टर के माध्यम से बनाई गई थी जिसने इसे 15 वर्षों के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व के क्षेत्र के साथ व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार दिया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में से किसने प्रभावित था? इंडियन फेमाइन कमीशन। प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन किससे प्रभावित था? इंडियन फेमाइन कमीशन 1904। ब्रिटिश भारत के तहत आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? वर्धा बुनियादी शिक्षा किस लिए आई थी? नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के लिए आई थी, मतलब नई तालीम को देना है जो कि बेस लेवल पे होगी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में अपने अधीन करने की शक्ति दी? भारत सरकार अधिनियम 1858। 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वेरे निगडे ऑस्टिंडिशन कॉम्पैगनी वीओसी के नाम से भी जानी जाती है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को वीओसी के नाम से भी जाना जाता है। 1741 में कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलाचेल की लड़ाई के दौरान हार का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पोटापुली में अपना कारखाना स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया था? बाल गंगाधर तिलक। 2742 मीटर के वृत्ताकार पथ में। ये तो मैथ का क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आईएनसी की स्थापना 1850 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, जो कि बिल्कुल सही है। आईएनसी का पहला सत्र डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था। नहीं, पहला सत्र मुंबई में आयोजित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? असम केसरी कौन है? अंबिकागिरी राय चौधरी। असम केसरी कौन है? अंबिकागिरी राय चौधरी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय शांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। भवानी पाठक। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन और अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय शांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अपने बाल गंगाधर तिलक। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित लीडर थे? फकीर और सन्यासी विद्रोह। भवानी पाठक और देवी चौधरानी फकीर और सन्यासी विद्रोह से संबंधित थे। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह 1784 में हुआ था। पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार के किस शहर में स्थापित हुई? सतारा। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक और वैचारिक नेता कौन थे? लाला हरदयाल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने में कौन से दो प्रमुख नेता शामिल थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? मोहन सिंह।
होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। होम रूल आंदोलन का मुख्य मांग था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। रेड शर्ट आंदोलन, जिसे खुदाई खिदमतकार के नाम से भी जाना जाता है, का नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1905 में। V.O. चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे? मद्रास। 20 जनवरी 2025 को सेवा सिंह ठीकरीवाला की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया गया। वह मुख्य रूप से किस आंदोलन से संबंधित थे? प्रजामंडल आंदोलन। सिंह ठीकरीवाला पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किए थे। वह मुख्य रूप से किस आंदोलन से संबंधित थे? प्रजामंडल आंदोलन। किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो बढ़े हुए भूमि करों के विरुद्ध में एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था? वल्लभ भाई पटेल। गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना? 1530। गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना? 1530। गोवा किस वर्ष बना? 1530 में राजधानी बना। अच्छा, किस अधिनियम ने शासन की ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी? 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपने परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था? चार्टर एक्ट 1793। हैदराबाद के निज़ाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया? दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता। कांग्रेस में निम्नलिखित में से किस सत्र में शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया? 1885 में बॉम्बे में। In the 1892 Indian Council Act, the British government introduced certain reforms in response to Indian demands. Which of the following significant provision of this Act? Provision of Indian representation in the Imperial Legislative Council। प्रमुख उपवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी। उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया गया था? अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष। किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? अरविंद घोष को। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? विधान परिषद। प्रमुख योगदान के लिए उन्हें स्मरण किया जाता है। भारत में बालिकाओं हेतु पहले विद्यालय की स्थापना के लिए। बंगाल के विभाजन की घोषणा के ठीक बाद 1905 में कांग्रेस में बनारस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा क्या था?
स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार। बंगाल के विभाजन की घोषणा के ठीक बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या था? बनारस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा था स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए प्रमुख मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA ने क्या भूमिका निभाई? कला के माध्यम से सहमति व्यक्त की। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? गदर आंदोलन 1905 से 1917 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है? इस समय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता चरमपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड की तीसरे चरण के दौरान जनवरी 2025 में INSV तारिणी ने कौन सा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी? पॉइंट नीमो को पार किया तक महासागरीय ध्रुव है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम के प्रसिद्ध सक्रिय आंदोलन का नेतृत्व किया? टीटू मीर। बारासात विद्रोह टीटू मीर। 11 अप्रैल 2025 को ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। 11 अप्रैल 2025 को ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। भारतीय समाज में निम्नलिखित में से किस प्रमुख योगदान के लिए उन्हें स्मरण किया जाता है? भारत में बालिकाओं हेतु पहले विद्यालय की स्थापना के लिए। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता है? ग्राम प्रधान से। भू राजस्व किससे वसूला जाता है? ग्राम प्रधान से। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता है? ग्राम प्रधान से। कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधारा के खुलकर समर्थन करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे और उन्होंने मजदूर मिल आंदोलन और भारतीय साम्यवादी पार्टी के गठन अग्रणी भूमिका निभाई थी। MN रॉय। भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया था।